Hello and welcome back, dear students. A very good morning to all of you. Myself सी रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। जैसा कि आप जानते हैं, आप बोलेंगे कि सर अचानक से आप चैनल स्टार्ट करते हैं, आप इतने तेज़ में क्यों आ जाते हैं, इतने जोश में। देखो, बात यही है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ और मेरा नाम है सी रौनक अग्रवाल। अगर मैं ऐसा पढ़ाऊँ तो आप सो जाएंगे। थ्योरी सब्जेक्ट है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा जोश के साथ बोलना पड़ता है। यही मैं एग्जांपल दे रहा था। अब देखो, अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये है पार्ट 11। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 10 में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एसेंस है क्या, और दो छोटे छोटे इमेजेस हम देखे थे। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इम्पॉर्टेंट एंड नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत क्यों है, ये टॉपिक अगर बोलें तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 1। इसके साथ ही चैप्टर 1 का समापन हो जाएगा, चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। तो नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आज अपन सीखेंगे। इंटरेस्टिंग है टॉपिक, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। लास्ट क्लास में हमने देखा था फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कप डैग। हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सबका जो एफर्ट्स है उसको एक डायरेक्शन में ले जाके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में हेल्प करता है। परवेसिव फंक्शन यानी कि हर लेवल में ज़रूरत पड़ता है। डेलिबरेट फंक्शन यानी कि होना ही होना है, सारे मैनेजर्स को इससे काम लेना पड़ता है, मतलब सारे मैनेजर्स को इसका ज़रूरत है। ग्रुप एफर्ट्स है, यानी कि जहाँ पे ग्रुप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। सो दैट वाज द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कप डैग। नाउ उसके बाद हमने देखा था कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस है मैनेजमेंट का। एक डेफिनेशन भी देखा था जिसमें कि ये लिखा था कि सिंक्रोनाइज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन वन डायरेक्शन, ऐसा करके लिखा था। सिंक्रोनाइजेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कि सारे एक्टिविटीज़ को एक दिशा में ले जाना तालमेल करके, तो उसको कोऑर्डिनेशन हम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था ये इमेज जिसमें कि ये सारे मिल करके एक बल्ब को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऐसा मटकी फोड़ में भी ऐसा होता है, मटकी जब फोड़ते हैं जब, तो उस वक्त ऐसा होता है, ऐसा करके मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे देखिए सबका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तो पार्ट 10 में हमने ये सारा कुछ सीखा था। जिक्सॉ पजल के बारे में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्गेनाइजेशन इज़ जस्ट लाइक जिक्सॉ पजल, जहाँ पे कि सबका एफर्ट्स एक दिशा में होना ज़रूरी है। ये सारा कुछ ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं डायरेक्ट पार्ट 11 में आ जाते हैं, तो उस वक्त आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट में आपको बता दिया। नाउ द जो टॉपिक है, आज का मुद्दा जो है वो है इम्पोर्टेंस और नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत क्यों है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट इज़, 3 ही पॉइंट है इसमें, 3 मार्क का क्वेश्चन स्ट्रेट अवे बन सकता है। ग्रोथ इन साइज। जैसा जैसा ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे उसमें वर्कलोड भी बढ़ता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जब साइज बढ़ता है तो वर्कलोड बढ़ता है, और उसमें काम बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हर एक इंडिविजुअल अपना अपना ओन ऑब्जेक्टिव लगा करके बैठ जाता है। सब कोई जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपना अपना ओन ऑब्जेक्टिव सेट करके ऑर्गेनाइजेशन को चलाने लग जाते हैं। सो एट दैट टाइम देयर इज़ ए नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। और इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है कि खुद का ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें, बट वो ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा। अब जैसे इंडिविजुअल का अपना ऑब्जेक्टिव है कि मुझे तो सैलरी ज़्यादा लेना है, या फिर मुझे तो ज़्यादा पैसे कमाने हैं, वो उसका खुद का ऑब्जेक्टिव है। अब वो उस चीज़, अब एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं, आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल पेश करता हूँ। एग्ज़ाम्पल है एक सेल्समैन। सेल्समैन है एक, और उसका टारगेट है डेली का 200 यूनिट सेल करने का। ठीक है, अब ये इससे ज़्यादा जितना सेल करेगा, 200 तो उसका टारगेट है, 200 से जितना ज़्यादा वो सेल करेगा उसके लिए उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो हमेशा ये क्या चाहेगा कि 200 यूनिट से ज़्यादा वो सेल करे। ठीक है, भले ही परचेज़ हो या ना हो, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो, मतलब उसके कंपनी में प्रोडक्ट का स्टॉक हो या ना हो, वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि 200 यूनिट से ज़्यादा वो
सेल करें। ठीक है, तो ये इसने अपना एक ऑब्जेक्टिव अलग बना लिया। अब एक परचेज मैनेजर है जिसको ये बोला गया है कि अगर तुम रॉ मटेरियल कम रेट में ख़रीदते हैं तो आपको उसके लिए आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि परचेज मैनेजर है, इसका काम है कि रॉ मटेरियल को सस्ते रेट में दिलवाना। तो ये क्या करेगा, कई बार ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल सस्ते रेट में लेने के कारण वो ख़राब रॉ मटेरियल परचेज़ करना शुरू कर देगा, वो ऐसा चीप प्रोडक्ट खरीदेगा जिससे कि अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा हो गया, सेल्स वाला अपना सेल्स में लगा है और परचेज़ वाला अपने परचेज़ में लगा है। परचेज़ वाले का टारगेट ये है कि रॉ मटेरियल सस्ते रेट में वो खरीद करके भले ही वो रॉ मटेरियल का क्वालिटी ख़राब हो, लेकिन वो उसको सस्ते रेट में ख़रीदना है। तो इससे क्या होगा, अब देखो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हुआ और अब उसमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिट कमाना और ब्रांड नेम अपना बना करके रखना मार्केट में। लेकिन अब जो इसके अंदर में जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना अपना ऑब्जेक्टिव बना लिए। इसने सोचा कि मुझे तो बेचना है और इसने सोचा तो मुझे तो कम रेट में ख़रीदना है। ये दोनों ने ये नहीं सोचा कि कंपनी का फ़ायदा कैसा होगा। इसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं रॉ मटेरियल ख़राब खरीदूँगा तो प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब होगा और सेल्समैन उसको बेच नहीं पाएगा, तो ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डाउन जाएगा। तो इससे इस वक्त कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत है जो कि इनको बता पाए कि रॉ मटेरियल का क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। भले तुम कम पैसे में खरीदो, कम मतलब रीज़नेबल कॉस्ट में खरीदो, और सेल्समैन को भी ये टारगेट मतलब इनको ये बोलना है कि तुम जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही तुम सेल्स करो। तो उस वक्त जब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो जाता है तो उस वक्त देयर इज़ ए नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शंस क्या होते हैं, परचेज, सेल्स, ये दोनों तो अभी देखे ही अपन। उसके बाद फाइनेंस फंक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन में और भी कई होते हैं। ठीक है, फंक्शनल मतलब ये सारे फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि अब ये फंक्शनली ये लोगों ने आपस में अपना अपना डिपार्टमेंट को ही खाली वो मुख्य मान लिए हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट को ही वो सब कुछ मान लिए। वो लोगों को ये नहीं पता कि ओवरऑल जो कंपनी है, कंपनी का फ़ायदा होना चाहिए, ओवरऑल कंपनी का फ़ायदा होना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि परचेज डिपार्टमेंट अपने आप में एक कंपनी है या फिर सेल्स डिपार्टमेंट अपने आप में कंपनी है तो नहीं चलेगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है तो उस केस में हर डिपार्टमेंट चल रहा होता है और हर डिपार्टमेंट को सबके साथ मिला करके चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपस में लिंक्ड होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ये डिपार्टमेंट रिसर्च करता है कि कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, पुराने प्रोडक्ट में कोई ख़राबी तो नहीं है, उसको इम्प्रूव करना, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले का काम होता है। मान लीजिए परचेज़ वाला बोलेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले तो फालतू में खर्चा कर रहे होते हैं, इनका तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई मतलब ही नहीं है, ये डिपार्टमेंट कोई हटा देना चाहिए। और इसी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हटा दिया गया, तो इससे ये पता चलेगा कि अब प्रोडक्ट जो है उसमें कोई नया चीज़ नहीं होगा, प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन नहीं होगा, तो कोई प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। अब परचेज़ वाला फिर से उसको सबसे प्रॉब्लम ये बोलेगा कि फाइनेंस को हटा दो, फाइनेंस का क्या ज़रूरत है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि फाइनेंस नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। उसी टाइप से फाइनेंस वाला भी बोल सकता है परचेज़ का क्या ज़रूरत है, परचेज़ नहीं, रॉ मटेरियल का परचेज़ का क्या ज़रूरत है, रॉ मटेरियल तो कहीं से भी ख़रीदा जा सकता है, उसके लिए डिपार्टमेंट बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ये सारे डिपार्टमेंट क्या हैं, ये लोगों सब आपस में झगड़ा शुरू कर देंगे। ये अगर ये सब आपस में झगड़ा शुरू कर देंगे तो सारा डिपार्टमेंट कोलैप्स हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। So there is a need of coordination because there is a functional differentiation between various types of department like purchase department, sales department, finance department, marketing department, research and development department.
तो इन दोनों के बीच में, इन सब डिपार्टमेंट के बीच में देयर इज़ अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, तो इन सब के बीच में जो है दरार आने बंद हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे डिपार्टमेंट काम कर पाएंगे। ये था आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ स्पेशलाइजेशन। ये टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से सुनने का है। स्पेशलाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशल लोग को अपॉइंट करना पड़ता है, यानी कि एक्सपर्ट्स को। ठीक है, एक्सपर्ट्स आते हैं, जैसे कि सेल्स के लिए सेल्स का एक्सपर्ट, परचेज के लिए उसका एक्सपर्ट, फाइनेंस के लिए उसका एक्सपर्ट। तो हर अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट को रेड कलर से कर रहा हूँ मैं, देखो, सेल्स के लिए एक एक्सपर्ट, परचेज के लिए एक एक्सपर्ट और फाइनेंस के लिए एक एक्सपर्ट। सारे एक्सपर्ट्स हैं, और एक्सपर्ट्स को मतलब आप जानते हैं बड़े घमंडी टाइप के लोग होते हैं। ये लोगों, स्माइल तो रहता ही नहीं है फेस में, मतलब ये इस टाइप के लोग होते हैं, ये अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं, थोड़े खड़ूस टाइप के भी होते हैं। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि हमने जो बोल दिया वो राइट। एक बार जो इन्होंने कमिटमेंट कर ली, फिर उसके बाद ये खुद की भी नहीं सुनते। तो स्पेशलाइजेशन एक ज़रूरी पॉइंट है, लेकिन अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम क्या है। ये एंग्री बर्ड्स हैं, ये एंग्री बर्ड्स को आपस में काम करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स वाला एक्सपर्ट सोचता है कि मेरे में ही सबसे ज़्यादा ज्ञान है, परचेज वाला सोचता है कि मेरे में ही सबसे ज़्यादा ज्ञान है, मैं जो बोलूँगा वो सही है, मुझे सब चीज़ का ज्ञान है, और ये ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं। उसी तरह फाइनेंस वाला भी सोचता है, मैं तो फाइनेंस वाला बंदा हूँ, मेरे को तो सब चीज़ का नॉलेज है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि ये सेल्स वाले कुछ काम नहीं करते, इनका क्या ज़रूरत है, हटाओ इनको, परचेज वाले का भी क्या ज़रूरत है, मैं अकेला सर्वसमर्थ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस टाइप से एक्सपर्ट काम कर रहे होते हैं, और इन एक्सपर्ट का ओपिनियन को सारे एक्सपर्ट का ज़रूरत है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि एक एक्सपर्ट चले जाएगा और मतलब एक एक्सपर्ट के होने से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे एक्सपर्ट का ज़रूरत है और सारे अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, और जिससे क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत है। सो देयर इज़ अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन फॉर क्लियरिंग द कन्फ्यूज़न इन केस ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो थर्ड पॉइंट में आपने देखा कि स्पेशलाइजेशन होने के कारण कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत है। सो दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ इन साइज। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ेगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी कि सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, सब अपना अपना गोल सेट कर लेते हैं और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को कोई ध्यान नहीं देता, तो उस वक्त ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत होता है। थर्ड वन इज़ योर स्पेशलाइजेशन, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट लोग काम कर रहे होते हैं, सबका अपना अपना मत होता है, तो उन सारे मतों को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसके लिए कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। सो दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।